बुआ कल आओ ना मेरे कैंपस। शोभित ने कल फोन पर मनुहार किया था। शोभित छुट्टी है तो तू ही आ जा घर पर। मैं भला तेरे कैंपस में आकर क्या करूँगी। मैंने टालने की भरसक कोशिश की थी पर शोभित के सामने एक ना चली। आओ ना बुआ, एक ज़रूरी यानी बहुत ही ज़रूरी बात है और उसके लिए तुम्हारा आना बहुत आवश्यक है। अच्छा, कैंपस तुम्हें दूर लग रहा तो सीपी में आ जाओ। निरुला, मैं शाम 5 के लगभग मैं कैलाश के बाद वहाँ पहुँच जाऊँगा। थोड़ी देर हो तो लौट मत जाना और हाँ प्लीज़ फूफा जी को मत लाना, अकेले ही आना। शोभित मानो हड़बड़ी में अपनी बातें कहे जा रहा था और हाँ बुआ, अब मम्मी को अभी के अभी रिपोर्ट मत कर देना, ये हमारा सीक्रेट रहेगा। यानी मामला कुछ तो गड़बड़ है जो शोभित बाबू से मिलकर ही पता चलेगा। मैंने अच्छे बच्चे की तरह उसकी सभी बातों को मान लिया और कैप कर सिटी जाने को निकल पड़ी ताकि 5 बजे तक पहुंच ही जाओ। शोभित मेरे इकलौते भाई का एकमात्र बेटा जो दिल्ली में एक प्रतिष्ठित कॉलेज में इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर का छात्र है, जिसका एक बड़े पैकेज के साथ प्लेसमेंट हो चुका है। बहुत महीनों के बाद उसका इस तरह चहक कर बात करना मुझे भी पुलकित कर गया। मैं भी खुद को रोक नहीं पाई। उस कतरा भर खुशी की किरण को अंजूरी में भरने के लिए मैंने ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाया कि क्यों बुलाया होगा उसने मुझे। अच्छा बुरा जो भी कारण, अब बुरा घटने की आशंका से डर लगना खत्म हो गया है। किस्मत को समझ लेनी चाहिए कि हद से ज़्यादा सताने से डरने की हद भी समाप्त हो जाती है। एक सीमा के बाद पिछले 2-3 सालों से शोभित परेशान ही रहा है। उसके हॉस्टल आने के बाद पहले उसके मम्मी पापा की आपसी मनमुटाव की भनक और फिर पापा की बिगड़ती तबीयत और उसका जाना घर पर अतिरिक्त इसने सुरक्षा में पला बड़ा मेरा भतीजा हॉस्टल जाते ही हकीकत की धरातल पर हिचकोले खाने लगा था। पहले हॉस्टल में एडजस्टमेंट में दिक्कतें आई और बाद में घरेलू फर्ट पर भी पिता को खोने के गम से उभरा भी नहीं था कि कैंपस में प्लेसमेंट की हलचल शुरू हो गई। वह तो भतीजा मेरा काफ़ी इंटेलिजेंट है कि उसकी अच्छी सी कंपनी में नौकरी लग गई, वरना जिन हालात से वह गुजर रहा था वह बड़ा ही अवसादपूर्व रहा था। इस तरह आज उसका चहकना मेरे मित्र प्राण मन प्रागण में भी सुलीनी ताल सी छेड़ गया। मानो उससे तान से ताल मिलाती मैं भी कुछ अच्छा सा पहन निकल पड़ी। मेरे मायके का इकलौता चिराग शोभित उसको देखकर हृदय में मानो खून बढ़ जाता है। कुछ महीनों से जब भी हम मिलते एक दूजे से आंसू छिपाने के चक्कर में बातें नहीं कर पाते, नज़र नहीं मिला पाते। भाई ना सही, कम से कम सौभाग्य से उसकी निशानी तो है। मन में मैं सोच रही थी कि आज शोभित से पल्लव की कोई बात नहीं करूँगी, पर पल्लव तो हर वक्त मानस पर साधिकार कब्जा किए हुए है। भूलने या याद रखने जैसी कोई गुंजाइश शेष ही नहीं है। पल्लव मेरा भाई, मेरा जुड़वा, उसके जाने के बाद से ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। कैब सिग्नल पर अभी रुकी हुई थी पर मन
गतिमान था। भाई को गुजरे कोई 1.25 साल हुए होंगे, पर हम तो उसके गुजरने के कुछ पहले से ही शोक निमग्न हो गए थे। उसके पहले तो हम खुश थे। जब मौसी की बेटी की शादी में हम सब मौसेरे ममेरे भाई बहन का मेला लगा था, हम बहुत खुश हुए थे। तभी साथ साथ एक आंगन में गर्मियों की छुट्टियां बिताने वाले हम सब देश विदेश में अपनी अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। शादी विवाह जैसा मौका तो बहाना हो जाता है मिलने का, अपना बचपन फिर से जीने का, अपने भाई बहनों के चेहरे पर वक्त की कलाकारी देखने का। सिमी की शादी की आपा धापी में भी सबने नोटिस किया पल्लव के लड़खड़ाते कदमों को, उम्र से अधिक बुढ़ापे चेहरे और सुस्ती को। सबको हमेशा हंसाने वाला, सबका मजाक बनाने वाला पल्लव इस बार खामोश सा सब बस सबको निहार रहा था, मानो वहाँ होते हुए भी नहीं था। हाँ, इस बार हंसी मजाक की जिम्मेदारी उसकी जगह उसके बेटे शोभित ने उठाई हुई थी। अपने नए नए स्टाइल कपड़ों में हमेशा की तरह मेरा भाई सजीला दिख रहा था। मैंने उससे अकेले में एक बार कहा भी, क्या बहुत डाइटिंग कर रहे हो जो सूखते जा रहे हो? वह मुस्कुराता हुआ बोला, मैंने डाइटिंग कर खुद को मेंटेन किया है। मुठल्ली पल्लवी, जल मत। फिर देर तक मैं उसके साथ उलझी रही कि मैं मोटी नहीं। संगीत वाले दिन जब सब भाई बहन स्टेज पर एक साथ डांस कर रहे थे, तो उस दिन नानी का आंगन मानो डांस फ्लोर बन गया था। वह खुशी अप्रलिप्त थी। लाख दोस्त हो पर अपने तो अपने ही होते हैं और अपनों की संगत सबसे प्यारी। पल्लव बार बार स्टेज से उतर जाता और एक कुर्सी पर निठाल सा बैठ जाता। मैं देख रही थी, सौम्या मेरी भाभी बार बार उसे खींच कर लाती। दोनों को एक साथ जो नाचते देख खुशी से मेरी आंखें नम हो गई थी। वैसे भी मुझे जैसे इमोशनल फूल लोग सुख दुख दोनों को आंसुओं से ही प्रकट करते हैं। शादी वाले दिन उससे कुछ विशेष बातें नहीं हो पाई और अगली सुबह पल्लव और सौम्या की फ्लाइट थी। हम सब रात्रि जागरण के बाद सोए ही थे, तभी वे दोनों जबलपुर के लिए निकल गए थे। एक झटके के साथ टैक्सी चल पड़ी। ग्रीन सिग्नल हुआ होगा, मेरी तंद्रा टूटी। सिमी की विदाई के पश्चात यादों की भर भर गठरियाँ लादे हम सब विदा हुए। ऐसे पारिवारिक मिलन एक नई स्फूर्ति, एक नव शक्ति का संचार कर जाते हैं। अपनों के होने का एहसास अद्भुत होता है। शोभित, मैं और उसके फूफा साथ ही एक फ्लाइट में दिल्ली लौटे। लौटते समय शोभित कुछ अनमना और उदास सा दिख रहा था। मुझे लगा कि छोटा ही तो है, पापा मम्मी से अलग हो, हॉस्टल जाने में नाम से उदास होगा। उदास ना हो बच्चा, मैं तो शहर में हूँ। गर्मी की छुट्टियों में तो जबलपुर जाना ही है। मैंने भतीजे के बालों को सहलाते हुए कहा, बुआ आज सुबह जबलपुर जाने से पहले पापा मम्मी में बहुत झगड़ा हुआ। मैं भी उसी कमरे में था। मुझे मम्मा के लिए बहुत बुरा लग रहा। अब वे पूरे रास्ते रोते हुए गई होगी। कल कितनी खुश दिख रही थी और आज सिर झुका रुआसा हो हाथों से मोबाइल को घुमाते हुए। शोभित ने कहा, तो एक क्षण
को मैं कांप गई। फिर सिर झटकते हुए कहा, अरे सबके पापा मम्मी में झगड़ा होते हैं। एयरपोर्ट जाने के रास्ते में सुलह भी हो गई होगी। कहने को तो मैंने कह दिया, पर शोभित की मुख्य मुद्दा मुझे कुछ निश्चय लगी थी। टैक्सी फिर किसी सिग्नल पर रुक गई थी। ब्रेक के झटके ने वर्तमान में लाकर एहसास कर दिया। क्या करूं पल्लव, तुम कभी मानस से कब्जा छोड़ते ही नहीं। उसका जाना मुझे बेहद खला था। माँ की कोख से साथ था हमारा। ऐसा लगता है मानो किसी ने मेरे तन से मांस नोच लिया हो। तुम यूँ हमें बिलखता छोड़ चले गए कि आज तक विश्वास नहीं होता है। सौम्या तो अब तक सहज नहीं हो पाई है। उससे बातें करने में डर लगता है, क्योंकि उसकी रुदन की बाढ़ में मेरी मिट्टी की नकली हिम्मत जल्द ही टूटकर बिखर जाती है। फिर हम दोनों की ही साध्य की नैया डूबने लगती है। भाई बहन से ज़्यादा हम दोस्त थे। वह पल्लव, मैं पल्लवी। सिम्मी की शादी से लौटने के कुछ दिनों के बाद से पल्लव की खराब तबीयत की खबर आने लगी थी। सौम्या हर दिन बताती कि पल्लव की सूख भूख खत्म हो गई है, बुखार जा ही नहीं रहा। फिर एक दिन मेरे पति ने फ़ोन पर लगभग डांटते हुए कहा, अब जबलपुर रहने की कोई ज़रूरत नहीं, दिल्ली आकर ढंग से पूरा चेकअप करवा लो। तब जाकर दोनों दिल्ली आए। आते ही उसने एक अस्पताल में खुद अपनी मर्जी से भर्ती ले लिया। उसके जीजा ने उसे कहा भी कि इससे बेहतर और कई अस्पताल हैं। यह अस्पताल तो महिलाओं की बीमारियों के लिए प्रसिद्ध है। पल्लव का तर्क था कि अभी यह भी नहीं पता कि बीमारी है भी कि नहीं, यह क्या बीमारी है। जांच में जो निकलेगा उसी हिसाब से दूसरे अस्पताल में चल जाएंगे। पल्लव का शरीर और मुरझा गया था। उसकी बेचैनी असहनीय थी। अचानक मौसम बदल गया। वसंत के बाद अब पतझड़ आ चुका था। अभी महीना नहीं हुआ था जब हम सब शादी में खुशियों में सराबोर थे। सच वक्त से ज़्यादा चंचल कोई नहीं। पल भर में दुनिया पलट जाती है। हम सब पल्लव को थामने की कोशिश में लगे थे और वह हाथ छुड़ाने की डॉक्टर जांच पर जांच कर रहे थे, पर रोग की जड़ लापता थी। सौम्या केबिन के कोने में बैठ अनवरत रोती ही रहती। उसकी बीमारी की खबर सुन एक एक कर अपने सगे फिर मिलने आने लगे। वहीं जिनके मुस्कुराते चेहरे को दिल में समेटे शादी समारोह से वापस लौटी थी, पर इस बार सबके चेहरे गमगीन थे। पल्लव भी याद कर कर सभी को फ़ोन कर मिलने बुला रहा था। सबके हाथ थाम रोता, छोटों को कुछ सलाह देता, बड़ों से आशीर्वाद मांगता। तुम दोनों माँ बेटा अब देख लो कैसे रहना है, मैं तो अब चला। पल्लव सौम्या को कहता रहा। मुझे उसकी इस फालतू की अप्रासंगिक बातों पर बहुत गुस्सा आता और मैं उसको डांटती। जब कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर मरने की बात क्यों करना। पल्लव तुम मेरी भाभी को बहुत सताते हो। मैं आंसू भरी आँखों को तरेकती हुई कहती। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उसके स्वास्थ्य में और तेजी से गिरावट दर्ज होने लगी थी। कभी अचानक कहीं दर्द तो कभी एलर्जी, कभी कोई इन्फेक्शन तो
कभी बुखार। भूख तो बहुत दिनों से लगनी बंद थी। शरीर सूखता जा रहा था और उसकी कमजोरी एवं बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उस दिन सौम्या को जबरदस्ती घर भेज दिया। मैं भाई के सिरहाने बैठी थी कि देखा वह सुबक रहा था। क्या हुआ पल्लव, क्या कहीं दर्द हो रहा है? मैंने घबराते हुए पूछा। उसने मेरी हथेलियों को थाम लिया। उसके ठंडेपन ने मेरी रीढ़ को सहारा दिया। दीदी, मुझे अब नहीं जीना है, बहुत जी चुका। मैं उससे 2 मिनट बड़ी थी। कभी कभार विशेष अवसरों पर ही उसने मुझे दीदी कहा होगा। मैं बिल्कुल चौंक कर उसके निस्तेज हो चुने चेहरे को देखने लगी। वह मानो वहाँ होते हुए भी नहीं था। चमचमाता चेहरा स्याह पड़ चुका था। शरीर क्रिस्कियाए और हंसी खो चुकी थी। दीदी, उसके बिना अब और नहीं जी पाऊंगा। सालों साल मैंने उसके बिना जी कर देख लिया। अब मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। अब और सब ठीक है का झूठा मुखौटा लगाकर नहीं जिया जाता। पापा ने जो कहा मैंने माना। उनकी खुशी के लिए 22-23 वर्ष मैंने एक धर्म की तरह गृहस्थी का पालन किया है। सौम्या को कभी अंतर मन में उतार ही नहीं पाया, क्योंकि मन न हुआ 10-20। मेरा मन तो सदैव आबाद रहा सुगंधा की सुवास। पिताजी ने सुगंधा को मेरे जीवन से विलग भरे कर दिया, पर वह वास्तव में कभी अलग हुई ही नहीं। अब मन, मनस और मस्तिष्क में निकलने के दरवाजे नहीं होते हैं। हमारे पिताओं ने हमारे शरीर भले दूर दूर रखे, पर हमारी आत्मा जो वर्षों पहले एक हुई थी, उन्हें जुदा नहीं कर पाए। मुझे अब उसके पास जाना है। मैं अब और नहीं, आत्मा बगैर नहीं रह सकता। पल्लव बुदबुदाते कहे जा रहा था। मैं हर पल हो उस सुनामी के वेग को महसूस कर रही थी जो अब तक उसके सीने में थी। वर्षों पहले पिताजी ने उसके साथ ही पढ़ने वाली सुगंधा से उसे विवाह की अनुमति नहीं दी थी और अपने दोस्त की डॉक्टर बेटी सौम्या से उसे शादी के लिए बांध दिया था। वह बीता वक्त रिश्ता से सामने आ खड़ा था। पल्लव का वह गिड़गिड़ाना, पिता के पैरों पर गिर जाना, सब याद आने लगे थे। यादों के झंझावाट में स्मृतियों के कपाट चरम राते हुए सिर पटकने लगे। सुगंधा वैसे कोई अनजान थोड़ी न थी। हम तीनों स्कूल के जमाने दोस्त थे। फिर पल्लव और सुगंधा ने साथ ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। जान पहचान, दोस्ती कब प्यार में बदल गई, शायद दोनों ही जान नहीं पाए। पर यह प्यार इतनी रूख तक उतरा होगा कि सौम्या पल्लव की वहता इतने वर्षों तक हृदय द्वार की चौखट पर ही बैठी रह गई। यह अब महसूस हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की थी, पर हमारे पापा और सुगंधा के पापा ने बच्चों के प्यार को स्वीकार कर आपसी खुन्नस निकाली। काश की माँ जीवित होती हमारी, जो शायद पल्लव के मन को पढ़ पाती और पापा को समझाती। बच्चों की छोटी बड़ी मांग पूरी करने को तत्पर पिता शादी जैसे विषय पर अड़ियल अटूट बन बैठे। नतीजा पल्लव आज तक दुबतियाँ खा रहा था। मैं हर पल उसके दिल के उद्गारों को सुन रही थी। वर्षों पुरानी यह
फांस इतनी गहरी धसी हुई थी। मेरे सहोदर के हृदय में यह सोच एक अजीब सी विचलन हो गई, पर पल्लव वहीं रुका रह गया। इसका भान न हुआ कभी। मुझे पल्लव के विवाह की याद आने लगी। कैसे परकटे पंछी की तरह वह तड़प तड़प रोया था जब पापा ने सौम्या के पापा संग सारी बातें फाइनल कर पल्लव को आदेश दिया था कि वह उससे मिल ले। आज का बच्चा होता तो शायद फांसी लगा ही होती या विद्रोह करता, पर तब शायद बच्चे माता पिता के आगे घुटने टेक ही देते थे। अपनी जिंदगी उनकी अमानत मान, पर यह अमानती जीवन पल्लव को रास न आया। इतने सालों बाद यह सच्चाई बड़ी कुतूहल से आंखें चार कर रही थी। सौम्या विदा होकर घर आ गई थी। बगल के कमरे में रोते पल्लव संग मैंने सुगंधा के सारे फोटो जलाए थे जो उसके एल्बम में थे। साथ ही जला दी थी मैंने वे चिट्ठियाँ जो पल्लव ने मुझे लिखी थी, पर पापा उसकी बातें नहीं सुन रहे थे। उसने अपनी दिल की बातें तब मुझसे शेयर की थी। वह चिट्ठियाँ नहीं दस्तावेज थे उसके और सुगंधा के स्नेह संबंध का। कितने वर्ष तक दोनों ने अपनी भावनाओं को उजागर नहीं होने दिया था। शायद शुरुआत में वे भी बेखबर ही रहे थे अपनी भावनाओं से। वक्त पर यानी जब नौकरी की शुरुआत हुई तो दोनों ने खुद को एक ही नाव में पाया। सुप्त एहसासों ने अंगड़ाई ली और प्रेम के ताप को महसूस किया दोनों ने। पर पिताजी ने एक बचकानी हरकत समझ उनको प्रेम अंकुरण के 9 पल्लवों का विच्छेदन किया था। उसकी जड़ें इतनी गहरी फैली हुई थी उन दोनों दिलों में जिसका उन्हें भान ही नहीं हुआ। हिंदी फिल्म की जगह शादी हो गई, सब ठीक हो गया मानकर हम सब आगे बढ़ चुके थे। एकाध अवसरों के अतिरिक्त मैंने पल्लव को कभी फिर सुगंधा को याद करते नहीं देखा। पल्लव की शादी के बाद उसी वर्ष सुगंधा भी दुल्हन बन विदा हो गई थी। सबने मान लिया कि जीवन ढर्रे पर आ गया। देखा जाए तो सब सुख तो था ही। फिर एक दिन तब पल्लव ने फोन पर पूछा, क्या सचमुच सुगंधा नहीं रही? एक लंबी चुप्पी पसरी रही। यानी भाई आज भी उसकी खबर रखता है? हाँ, सचमुच वह बेटी के जन्म के वक्त ही गुजर गई। मैं गई थी पल्लव उसके घर। चलो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कितनी कम उम्र लिखा कर आई थी, वरना आज यह मातम हमारे घर मनता। मैंने सुगंधा की मौत को ज़्यादा तवज्जो न देते हुए कहा, वरना दर्द की अनुभूति गहरी ही थी। मौत कभी अच्छी नहीं होती, गंभीर स्वर में उसने कहा था। मैंने तो पल्लव को ये बताया ही नहीं था कि उसके घर जाने पर उसके पिता ने मुझसे क्या पूछा था। तो आप ही पल्लवी हैं, सुगंधा की बचपन की सहेली। क्या वह शुरू से ही ऐसी थी, जिंदगी के प्रति आती उदासीन? जाने मुझे हमेशा क्यों लगता कि वह जिंदगी से खुश नहीं है। हमेशा लगता मानो खुद को जबरदस्ती ढकेलती जी रही हो। सोचा कि मातृत्व के बाद शायद वह खुश रहने लगे, पर एक कर्तव्य की तरह इसे भी निभा वह चल बसी। डॉक्टर भले अत्यधिक रक्त स्नेह कारण कहे, पर मुझे लगता है उसकी रूह को मुक्ति मिली। ऐसा क्यों कहा धीरज ने? क्या वह शादी के बाद खुश नहीं थी?
क्यों ऐसी बेजार सी हो गई थी सुगंधा। उसके पति ने इन बातों को सुन मुझे संशय सा हुआ था कि सुगंधा शायद पल्लव संग अपनी दोस्ती भुला नहीं पाई थी, वरना वह तो एक खुश मिजाज लड़की रही हमेशा। अनगिनत लम्हे आँखों के समक्ष गुजर पाए गए जो मैंने पल्लव और सुगंधा ने बचपन से साथ गुजारे थे, हंसते खिलखिलाते चिल्लाते मुस्कुराते हुए। चलो अच्छा है पल्लव जीवन में आगे बढ़ गया। अभी 2 महीना पहले ही तो मैं बुआ बनी थी। एक बार मन ने फिर संशय का फन उस वक्त पर दिमाग ने झट उसे अनगिनत उदाहरणों से कुचल दिया। दिमाग यूं ही हिल की बातों को झुठला व्यक्ति को दुनियादारी का मुखौटा पहना देता है। मैंने उसके पति धीरज को कुछ कहा तो नहीं, बस डबडबाई आंखों से हार तले उसके बड़े से चित्र को मन में भर लौट आई। हमेशा के लिए यादों की किवाड़ पर कुंडी लगा। सारे रास्ते लौटते मैं यही सोचती रही, पापा ने बिल्कुल सही किया। भले जबरदस्ती ही कितनी कम उम्र लिखा कर सुगंधा आई थी। सौम्या हर तरह से एक अच्छी बहू, ननद, माँ, डॉक्टर सब साबित हुई। पत्नी धर्म भी तो निभाया ही, पर एक अच्छी पत्नी बनने की राह पूरी तरह मुकम्मल नहीं कर पाई। अब यदि पति पल्लव जैसा रहा, जिसने अपने प्रथम प्रेम की यादों को सर्वदा हृदय में पुलित ही रखा, तो वह दिल में पग धरे भी तो किस तरह। यही वह तनाव था जो पल्लव और सौम्या की गृहस्थी में मुझे हमेशा महसूस हो जाता, पर एक आशंकित मन की सोच मान में झुठलाती रहती। पल्लव की आवाज़ किसी गहरे कुएं से आती प्रतीत हो रहा था। वह बार बार अब एक ही बात कह रहा था, हमारे पिताओं ने हमारे शरीर भले दूर दूर रखे, पर हमारी आत्मा जो वर्षों पहले एक हुई थी, उन्हें जुदा नहीं कर पाए। मुझे अब उसके पास जाना है। मैं अब और अपनी आत्मा बगैर नहीं रह सकता। पल्लव पल्लव चुप हो जाओ। सौम्य या शोभित सुनेंगे तो क्या हाल होगा उनका। मैंने उनके मुंह पर अपनी हथेली रख दी। इसी अस्पताल में उसने अपने को आज़ाद किया था। उसने बरसों मेरा इंतज़ार किया है। अब मैं उसे और अकेले नहीं छोड़ सकता। मुझे जाना ही होगा। मेरी हथेली को पकड़ अब वह मानो जिद कर रहा था, फिर मानो छह ही तरह देखते वह भावना शून्य सा हो गया। उसका यह रहस्य योगदान कि सुगंधा ने वर्षों पूर्व इसी अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें ली थी, अब मुझे अत्यधिक विचलित करने लगा था। प्रेम के किस रूप की मैं साक्षी बन रही थी। तभी पल्लव को देखा। वह बेड के पास की खिड़की के पास शून्य में देखता मुस्कुरा रहा था। मैं पसीने से लथपथ हो गई। उसकी वह स्मित सुकून भरी तल्लीनता मेरे मन के भय को फड़फड़ाने लगी। मैंने झट से पर्दा सरका दिया खिड़की का, पर प्राण को बंद खिड़की या दरवाजे से निकलते थोड़े न रोका जा सकता है। फिर यहाँ तो मैंने सिर्फ पर्दा ही सरकाया था। मैडम 424 हुए। टैक्सी वाले की आवाज़ ने मुझे अतीत से वर्तमान में बुला लिया। मैं कुछ पहले ही पहुँच गई थी। एक कॉफ़ी का ऑर्डर कर शोभित का इंतज़ार करने लगी। आस पास नज़र घुमाई। सब दुख में
तल्लीन। हंसी मजाक को आवाज़ें बड़ी अच्छी लग रही थी। जी कर रहा था मैं भी ऐसे हंसती ठहाके लगाती, पर अब तो मानो खुशी गुनाह हो गई थी। पहले ऐसे सार्वजनिक जगहों पर अपरिचितों का चेहरा पढ़ना, उसके बारे में अनुमान लगाना मेरा फेवरेट टाइम पास हुआ करता था। यूँ ही फिर नज़रें दौड़ाने लगी कि मुख्य द्वार से घुसती मुझे वह दिख गई। वही कद काटी, रंग रूप, बस बाल घुंघराले, पर उम्र की वही कैसे। मैं अपनी पगलाती नज़रों को वहाँ से फिर दूसरी तरफ देखने का प्रयास करने लगी। आँखों तो घूम गई अच्छे बच्चे की तरह बात मान, पर दिल वहीं अटका रह गया। क्या पुनर्जन्म सच्चाई है, या वह थ्योरी सच है कि दुनिया में एक जैसे चेहरे के साथ लोग पाए जाते हैं। अब बुद्धू को बेवजह विचरण करने छोड़ मैं ठंडी होती कॉफ़ी पर निगाहें टिकाने की कोशिश करने लगी। उफ, मेरे आंसुओं ने इतने अब तक नमकीन बना दिया था, जिनकी जिंदगी से मिठास ही मानो चली गई है। सोचते हुए मैंने एक क्यूब चीनी और डाल ली। बुआ, ज़्यादा चीनी सेहत के लिए ठीक नहीं, कहते हुए शोभित ने पीछे से मेरे गले में बाहों का हार पहना दिया। ये देखो मेरे पापा की बहन, उनकी जुड़वा बहन, बस मुँह ही कमी है, वरना ये हूबहू उनकी तरह ही दिखाई देती हैं। शोभित ने ये बातें किससे कही, ये देखने के लिए निगाह उठाई तो पाया कि वह वही है जिसे दरवाजे पर खड़ा देखा था। यादों पर लगी कुंडी खुल चुकी थी। आखिरी बार जिसकी तस्वीर हार तले देखी थी, वह साक्षात सामने थी। कॉफ़ी का कप हाथ से छूट गया और मैं थरथराने सी लगी। बुआ, अब इतना ओवर एक्टिंग मत करो। मैंने शादी नहीं कर ली है, अभी करनी भी नहीं है। बस स्मृति को तुमसे मिलवाना था। शोभित हंसते हुए उसका परिचय बता रहा था और मैं सुगंधा की स्मृति से मिल एक बार फिर अतीत के गलियारों में गुम हो चुकी थी।